नमस्कार, वेलकम टू बुलडोजर रिपब्लिक। हम सुना करते थे बनाना रिपब्लिक के बारे में। जब कोई लोकतंत्र ठीक से काम करना बंद कर देता था, लोकतंत्र के भीतर तानाशाही पनपनी शुरू हो जाती थी या इस तरह की गड़बड़ियां दिखती थी तो उसको बनाना रिपब्लिक कहा जाता था। लेकिन हमारा समय जो है, खासतौर पर हमारे देश के अंदर जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बनाना रिपब्लिक से आगे बढ़ के हम बुलडोजर रिपब्लिक बन गए हैं। बुलडोजर यानी आप जानते हैं जेसीबी मशीन, और हमारी भारतीय राजनीति के हिसाब से देखें तो वो एक प्रतीक की तरह हमारे सामने आता है। आपने यूपी के चुनाव में खासतौर पे देखा कि कमल से ज्यादा बुलडोजर का प्रचार हो रहा था। वहां के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा गया। उनके देखा देखी फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर मामा बन गए। एक चीज और आपको लग सकती है कि ये सब कुछ तो जहांगीरपुरी से लेके और जयपुर तक, अलवर तक इनफैक्ट सारा कुछ हो चुका है। उसके बाद ये वीडियो मैं क्यों लेके आपके सामने आ रहा हूं? ये बात मैंने पहले भी बार बार कही है कि ये न्यूज नहीं, व्यूज के लिए मैं काम करता हूं। यहां पर मेरा काम विचार अपने जो है वो देना, आपके साथ शेयर करना है, न कि आपको खबरें देना है। खबरें देने के लिए बहुत सारे माध्यम है, आप सबके पास खबरें हैं। और मेरी चिंता जो है वो सिर्फ जहांगीरपुरी या अलवर या यूपी के कुछ जगहों पर या मध्य प्रदेश के खरगोन में या फिर गुजरात में जो कुछ हुआ, सिर्फ उतनी चिंता नहीं है। जब मैं देख रहा हूं और जहां से मैं देख रहा हूं तो एक बड़े पॉलिटिकल गेम का वो मुझे हिस्सा दिखाई देते हैं। वो पॉलिटिकल गेम क्या है? राजनीतिक वह खेल क्या है? वह राजनीतिक खेल है अपने सारे विरोधियों को, चाहे वो विचार से विरोधी हो, चाहे राजनीति में विरोधी हो, चाहे जो आपका राजनीतिक खेल है उसमें विरोधी के रूप में सामने आते हो, उन सबको बुलडोज कर देना, जमींदोज कर देना, उन सबको नष्ट कर देना। लोकतंत्र है क्या? मैं अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में था, डिबेटिंग सोसाइटी का प्रोग्राम था। तो वहां पर मैंने कहा था कि अगर डिबेटिंग सोसाइटीज को गौर से देखा जाए तो लोकतंत्र और डिबेटिंग सोसाइटी बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल पर्याय की तरह दिखाई देती है। कैसे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था क्या है? संसद। संसद कैसे बनी? राजा का जो दरबार था उसकी जगह पर संसद आ गई। राजा के दरबार में डिबेट के लिए कोई संभावना नहीं थी, आप बहस नहीं कर सकते थे। राजा ने आदेश दिया, आपने सलाह दी, माना नहीं माना ये राजा के ऊपर है, बाकी राजा ने आदेश दिया वही अंतिम है। संसद क्या है? संसद एक डिबेटिंग सोसाइटी है जहां एक विधायक वाली पार्टी का, जो एक ऐसी पार्टी जिसका एक विधायक है, वो भी अपनी बात रख सकता है, विपक्ष भी अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष भी अपनी बात रखता है। और आदर्श स्थिति ये होती है कि इन सारे वाद विवादों से निकलकर जो नीति सामने आती है वो नीति लागू की जाए। दूसरा बड़ा औजार क्या है लोकतंत्र का? उसकी न्यायपालिका। न्यायपालिका भी क्या है? एक जज बैठता है, दो वकील डिबेट करते हैं, जो कानून है उन कानूनों के हिसाब से डिबेट करते हैं, और जिसका पल्ला भारी होता है, यानी जो सच के पक्ष में होता है, न्यायाधीश उसके पक्ष में फैसला देता है। ये आदर्श स्थिति है। जबकि आप राजतंत्र को याद करेंगे तो वहां क्या था? मैंने बताया कि राजा ने फैसला दे दिया, वो हो गया। उसके बाद न कोई बहस, न कोई कागज, न कुछ, और उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती। यानी लोकतंत्र इस तरह से बना था कि ऐसी जो तानाशाही प्रवृत्तियां थी, ऐसी जो एक आदमी की आवाज अंतिम होगी वाली स्थितियां थी, उसको बदल के जनता की आवाज को उसमें शामिल किया जाए। याद कीजिए, महात्मा गांधी कहते थे कि विकास तब तक विकास नहीं है जब तक वो अंतिम आदमी के पास तक नहीं पहुंचे। इसके बदले में हमारे यहां क्या हो रहा है? हम लगातार देख रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है, मैं इसको बहुत क्लियर कहना चाहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ। उसके काफी पहले से हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं। लेकिन वो छोटी छोटी प्रवृत्तियां थी जिनके खिलाफ बहस, जिनके खिलाफ संघर्ष होता था। अभी वो ऐसा बन गया है कि वो जैसे राजनीति का हिस्सा बन गई हो, या हम ये कहें कि सत्ता की नीति का हिस्सा बन गई, कि जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है, जो भी आपके खिलाफ लिख रहा है, जो भी आपके खिलाफ पॉलिटिकल ताकत है, उसको आप बुलडोज करते हैं। और इस बुलडोजिंग के लिए, इस जमींदोजी के लिए, ये जमीन पर धाराशाही करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर लिया जाता है। उदाहरण लेते हैं, आप देखिए जयपुर में क्या हुआ। जयपुर में अलवर में राजगढ़ में एक चुनी हुई नगर पालिका थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए थे। उन्होंने मिलकर फैसला लिया कि एक मंदिर को हटाना है रास्ते से, क्योंकि कोई पथ बन रहा था, गौरव पथ बन रहा था, मंदिर को हटाया गया।
यहां तक ईमानदारी से कहूं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में नए रास्ते बनाने के लिए, नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नई योजनाएं लागू करने के लिए बहुत सारे धार्मिक स्थलों को या तो गिराया गया है या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह प्रतिस्थापित किया गया है। यह सामान्य सी बात होनी चाहिए थी कि नगर पालिका को लगा कि एक रास्ता बन रहा है, कोई गौरव पथ नाम दिया है उनको, उसके लिए 2 या 3 मंदिरों को हटाना जरूरी है, वो हटा के उसको पुनर्स्थापित कहीं और कर दें। ये सामान्य सी बात होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसका उपयोग किया जाने लगा राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए। जिस भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाले नगर पालिका ने यह निर्णय लिया था, उसी का आईटी सेल और उसी के नेता उल्टा दुष्प्रचार करने लगे कि कांग्रेस ने इसको गिरवाया है। पार्टियों का खेल छोड़ दीजिए, लेकिन असल खेल क्या है यहां पर? असल खेल यहां पर यह है कि हर चीज का उपयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करना, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करना, धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए करना, हर चीज को हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखना। अगर आप अलवर का पूरा केस देखें तो उसमें मुसलमान कहीं से शामिल हैं ही नहीं। मंदिर गिराने का निर्णय लेने वाले हिंदू, जो विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदू, और इसको उपयोग किया जा रहा है कुछ इस तरह से जैसे जहांगीरपुरी का कोई बदला वहां पे लिया गया। इसका उपयोग किया जा रहा है मुसलमानों को इंप्लीकेट करने के लिए, जबकि जहांगीरपुरी की घटना होने से 2 दिन पहले वहां की घटना हो चुकी थी। सवाल यह नहीं है कि मंदिर हटाया गया कि नहीं हटाया गया, सवाल यह है कि इस चीज का राजनीतिकरण किया गया, और राजनीतिकरण तो फिर भी इतनी बुरी बात नहीं है। इस चीज का उपयोग किया गया धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए। इसी तरह से रामनवमी और उसके जो जुलूस निकले थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सवाल ये नहीं है कि जुलूस निकालने का हक है कि नहीं। इस देश में सभी धर्मों के जुलूस निकलते रहे हैं। कांवड़ यात्रा होती है, हम सब लोग जानते हैं, बाकी भी यात्राएं होती रही हैं। नवरात्रि में पूरी रात पंडाल लगे रहते हैं, शहर में लोग घूमते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा। मेरा जन्म हुए 47 साल हुआ और उसके भी बहुत पहले से हो रहा है, और किसी को इस पर आपत्ति भी कभी नहीं थी। आप अगर जिस इलाके का मैं हूं, गोरखपुर का हूं, गोरखपुर चले जाइए, बंगाल का तो खैर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर पूर्वांचल चले जाइए तो पूर्वांचल में हर शहर में रामनवमी, दुर्गा पूजा को पूरी रात पंडाल लगते हैं, डीजे बजते हैं, सारा शहर जो होता है सड़क पर होता है, खाना पीना और मेले जैसा माहौल होता है। कौन रोकता है उसके लिए? लेकिन यहां पर धार्मिक जुलूस का खास तौर पर प्रयोग किया गया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए, और उतने से भी चैन नहीं मिला तो उसी इलाके में, जिस दिल्ली में ज्यादातर जगहें जो हैं वो इलीगल हैं, उसी इलाके में बुलडोजर को भेज दिया गया लोगों के घर तबाह करने के लिए, लोगों के घर गिराने के लिए। यानी एक तो हम ही सारा कुछ करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, मतलब यही लोग जुलूस निकालेंगे, मस्जिद के सामने जाएंगे, नारे लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, उसके बाद किसी मुस्लिम को मास्टरमाइंड बना देंगे, मुसलमानों को ही बदनाम करना और जेल में डालना शुरू करेंगे, और उसके बाद भी जब चैन नहीं मिलेगा, न्याय तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, तो त्वरित न्याय के लिए, यानी न्यायाधीश के पास अदालत में पहुंचे मामला इसके पहले ही बदले जैसा न्याय लेने के लिए बुलडोजर आप चलवा देंगे। जिग्नेश मेवानी जैसे नेता को एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार करके, जो कि विधायक है, एक विधायक को आधी रात को डाक बंगले से उठाकर आप लेके जाते हैं आसाम, और अपराध उसका क्या है कि उसने एक ट्वीट कर दिया है। कोई किसी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि हो और खुली हुई बुद्धि हो, जो कहीं किसी नागपुर में गिरवी न रखी गई हो, तो वो ये समझ सकता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो गुजरात चुनाव में उसकी आवाज को कमजोर करने के लिए हो रहा है। अच्छा, लगता सबको बड़ा अच्छा है, सबको लगता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं, एक सैडिस्टिक प्लेजर आपको दिया जाता है, जिसमें उस सैडिस्टिक प्लेजर में और बदले की भावना में आप भूल जाते हैं कि महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी कितनी है, क्या क्या समस्याएं आपके सामने हैं। किसी और का घर गिरता देखकर आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन उस वक्त आप भूल जाते हैं कि ये जो बुलडोजर है ना, इस बुलडोजर के पास ना अपना दिमाग है, ना अपनी आंख है, ना अपना हाथ है। ये कल जिन घरों को उजाड़ रहा था उनको देख के आपको खुशी हो रही है, हो सकता है कि आने वाले कल में ये आपके ही घर के सामने आपका ही घर गिराते हुए खड़ा हो। हमने यूपी में देखा था कैसे एक जज साहब जो हैं अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए बुलडोजर के सामने लेट गए थे। ये जो बुलडोज करने की प्रवृत्ति है, जरा सा भी विरोध हो, जरा सी भी असहमति हो, उसको दबा देने की प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये तो मैं कह रहा हूं। लेकिन इसको जब आप समझना शुरू करेंगे तो ये आपकी नागरिकता के लिए भी उतनी ही घातक है।
हो सकता है कभी आपके इलाके में सुंदरीकरण के नाम पर किसी और नाम पर मकान गिराए जा रहे हों और तब आप अपना घर बचा नहीं पाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि मेहनत की कमाई से जो एक हटमेंट स्लम में जाकर एक गरीब अपना घर बनाता है छोटा सा, उसमें 4 बर्तन इकट्ठा करता है, 2 कपड़े इकट्ठा करता है, जहाँ उसके बच्चे रहते हैं, किसी तरह से उनको पढ़ाता है, दिन भर की दिहाड़ी करके कमा कर आता है और उस घर में उसको चैन की नींद आती है, उससे उसका घर छीन लेने का दर्द क्या होता है, ये जब तक अपने साथ नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे। और एक बात को जरा सोच के देखिएगा कि जितने जुलूस निकलते हैं, जितनी सारी चीजें होती हैं या बुलडोजर की कार्रवाइयां होती हैं, ये कभी आपने देखा है साउथ दिल्ली में हो रही हो? कभी आपने देखा है उन इलाकों में हो रही हो जहां करोड़पति लोग रहते हैं, जहां करोड़ों के फ्लैट्स बिकते हैं? ये हमेशा सारी कार्रवाइयां गरीब इलाकों में ही क्यों होती हैं? क्या सारा कब्जा, सारा अधिग्रहण और सारी जो तकलीफें हैं वो सब गरीब ही करते हैं? अमीर लोगों के घर बिल्कुल नियम से बनते हैं, वहां कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, वहां कुछ नहीं तोड़ा जाता है। सर्वे करा के, दिल्ली के बारे में तो मैं जानता हूं कि सर्वे करा के देख लीजिए, अगर दिल्ली में 100 गज जमीन अतिक्रमित हुई होगी तो उसमें से हो सकता है 60 से 70 गज जो है वो पैसे वालों ने की हो, लेकिन वहां बुलडोजर कभी नहीं जाता है, बुलडोजर गरीब के पास जाता है। यानी असहमत को दबाने के साथ साथ एक और बात है कि जो कमजोर है उसको दबाने का अपना मजा है। ध्रुवीकरण के लिए हो, चाहे किसी काम के लिए हो, चाहे राजनीति के लिए हो, जो कमजोर है उसको दबाने का अपना मजा है। और याद रखिए, ये जो नारे लहराते हुए सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों को गालियां देते हुए आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, सत्ता की निगाह में आप भी वैसे ही एक कमजोर आदमी हैं, कभी भी आप पर भी उसकी निगाह पड़ सकती है। तो ये जो बुलडोजर की पूरी राजनीति है, इस राजनीति को समझिए। अगर चाहते हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाना तो इस राजनीति के खिलाफ खड़े होइए, और नहीं तो बुलडोजर का शिकार बनने के लिए तैयार रहिए। इस पर एक लंबा लेख भी मैंने लिखा था, न्यूज़ क्लिक में आया था, वो पूरा का पूरा लेख अंग्रेजी में है। वो लेख मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चाहें तो पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको जो महसूस हो आप कमेंट में लिखिए। आप जानते हैं ज़्यादातर कमेंट में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बुलडोजर रिपब्लिक से बचने के लिए, बुलडोजर रिपब्लिक के समक्ष जनता का रिपब्लिक खड़ा करने के लिए आइए साथ आएं, साथ चलें 4 कदम, और इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का रास्ता चुनें। अगर ये रास्ता आपका है तो आप मेरे अपने हैं। आप सबका स्वागत, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।